नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन की पहली क्लास। ग्राफिक डिज़ाइन में हम कई सारे सॉफ्टवेयर्स यूज करेंगे। जैसे ही उसमें एक सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ। तो हम स्टार्टिंग कोरल ड्रॉ से करेंगे। तो कोरल ड्रॉ ये मैंने ओपन किया हुआ है, मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो पहले मैं इसमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, देन आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ से हम इसको सेटअप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का भी। देन यहाँ पर ये आ गया है, मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ ट्राई। देन यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेज आ गया है। पेज मुझे सिंगल पेज ही चाहिए, और पेज व्यू मुझे कैसे चाहिए, तो वो मुझे सिंगल पेज व्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सिंगल पेज पर क्लिक कर दिया। देन मुझे चाहिए कलर मोड RGB में, और यहाँ पर 11x8.5 इंचेज की मतलब इसका साइज़ है, जो पेज का साइज़ आएगा कैनवास का मेरे, तो वो मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है। उसके बाद मुझे लैंडस्केप मोड में चाहिए, और इसका रेजोल्यूशन मुझे चाहिए 300 dpi, क्योंकि मुझे ये प्रिंट नहीं करना है। तो फिर से मैं इसको कम कर देता हूँ 72, क्योंकि देखने के लिए मतलब ऑन स्क्रीन विजुअल देखने के लिए हम 72 यूज करते हैं, प्रिंट करने के लिए हम 300 यूज करते हैं। देन मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। देन यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे, ऊपर सबसे तो आ रहा है टाइटल जो कोरल ड्रॉ है, और उसके आगे मेरा फाइल नेम आ रहा है, क्योंकि कोरल ड्रॉ में मैंने ट्राई नाम का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है। उसके नीचे मुझे मेन्यू मिल रहा है, यहाँ पर मेन्यू में मल्टीपल मेन्यू बार्स, मेन्यू के ऑप्शन मिल रहे हैं। देन उसके बाद मुझे मिलता है स्टैंडर्ड टूल बार, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो उसको मतलब कोई स्टैंडर्ड तरीके से मैं मॉडिफिकेशन यहाँ से कर सकता हूँ। देन उसके बाद मुझे मिलेगा यहाँ पर प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार क्या है, यहाँ पर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो उसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, और उसको मैं उसकी प्रॉपर्टी देख भी सकता हूँ। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर मिलता है टूल बार। जो सारा खेल है टूल्स का ही है इसमें। और इस अगर इधर लेफ्ट में चलें, अगर इधर राइट में चले हम, तो राइट में मिलेगा मुझे इधर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ इसको, और ऊपर से भी चेंज कर सकता हूँ। ये जो ऊपर प्रॉपर्टी बार आ रहा है, जहाँ पर आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे, तो और यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग मिलती हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अलग मिलती हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक क्रिएट कर लेता हूँ रेक्टेंगल। देन यह है रेक्टेंगल, मतलब इसको रेक्टेंगल की नज़र से अब हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम एक ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं इसको, कि मेरे पास कोई भी ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अगर हम टूल से खेलना चाहें यहाँ पर, तो टूल में सबसे पहले आ गया पिक टूल। पिक टूल जो मैंने ये सेट कर रखा है, टूल पर क्लिक किया है मैंने। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को पिक करके कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट के आउटर में या डॉक्यूमेंट में मैं किसी भी जगह पर प्लेस कर सकता हूँ। इससे प्लेस ही नहीं कर सकते, इससे हम स्केल भी कर सकते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जैसे भी चाहे वैसे हम स्केल कर सकते हैं। और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रोटेशन के लिए ये एंकर पॉइंट आ जाएगा। इससे मैं रोटेट भी कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को, और रोटेट करने के बाद ये आता है मेरा एंकर पॉइंट। इस एंकर पॉइंट को मैं जहाँ पर भी रख दूँगा उसके अकॉर्डिंग मेरा ऑब्जेक्ट मूव या रोटेट, जो भी मूवमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग करेगा। जैसे मैं मान लीजिए रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ रोटेट उसी एंकर पॉइंट से हो रहा है, जो भी एंकर पॉइंट है उसमें, जो मैंने कॉर्नर में रखा हुआ है इसका। अगर मैं इसको सेंटर में कर दूँ तो हम सेंटर से रोटेट कर पाएंगे इसको। मैंने अनडू किया है। देन उसके बाद मुझे मिलता है यहाँ पर शेप टूल। शेप टूल का काम है कि वो मेरी शेप को मॉडिफाई करे। शेप के कंपोनेंट्स को पकड़ के हम शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शेप के कंपोनेंट में काउंट होते हैं एंकर पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए ये शेप मैंने क्रिएट किया, तो जहाँ से भी शेप में कर्व आ रहा है, या कहीं पर भी शेप घूम रही है, कहीं पर भी कट ले रहा है, तो उस शेप में वहाँ पर एंकर पॉइंट होगा ही होगा। जैसे इसमें मेरे पास 4 एंकर पॉइंट है, तो इन चारों एंकर पॉइंट्स को मैं अपने अकॉर्डिंग शेप टूल से मॉडिफाई कर सकता हूँ। अभी आप देखेंगे मैंने एंकर पॉइंट की प्लेसिंग यहाँ पर कर दी है, तो देखिए शेप अलग हो गई है।
वैसे ही मैं इस एंकर पॉइंट को मूव करूं तो शेप मॉडिफाई हो जाएगी। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इससे एंकर पॉइंट को मूव कर सकता हूँ। इसमें मुझे कई सारे सब टूल मिलेंगे, जैसे स्मूथ टूल हो गया, तो स्मूथ टूल से मैं, जैसे मेरे पास ये कॉर्नर है, मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ। अभी मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो इसकी देखिएगा हार्डनेस जो थी वो स्मूथनेस में कन्वर्ट हो गई है। जो कॉर्नर क्रिएट हो रहा था, नुकीलापन आ रहा था, वो इसका कर्व में कन्वर्ट हो गया है। देन उसके बाद मिलेगा मुझे स्मेयर टूल। स्मेयर टूल करता है एक तरीके से लिक्विफाई कर देगा हमारे शेप को। कोई भी ऑब्जेक्ट है बशर्ते वो वेक्टर होना चाहिए। इससे हम स्मेयर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये था स्मेयर टूल। देन इसके बाद आता है हमारे पास ट्वायरल टूल। इसका काम है ऑब्जेक्ट को रोटेटरी फॉर्म में डिफॉर्म करना। ये देखिए, मैं जहाँ जहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ वहाँ वहाँ ये अपने आप रोटेट होता रहेगा। उसके अकॉर्डिंग शेप को जैसे कि लिक्विफाई करेगा, क्या बोलते हैं, ठीक है, उसकी तरह हम इससे ऑब्जेक्ट को रोटेटरी फॉर्म में डिफॉर्म कर सकते हैं, ट्वायरल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था ट्वायरल टूल। ट्वायरल टूल से हम अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी ट्वायरल टाइप की शेप क्रिएट कर सकते हैं। देन इसको मैंने इधर मूव किया, मैंने एक रेक्टेंगल और क्रिएट किया। इसको मैंने कलर फिल किया रेड। देन कलर फिल करने के बाद मैं इसमें आता हूँ। फिर मुझे मिलेगा अट्रैक्ट एंड रेपल टूल। अट्रैक्ट एंड रेपल टूल का काम है ऑब्जेक्ट में एंकर पॉइंट के साथ में कर्व को अट्रैक्ट एंड रेपल टूल का काम है एंकर पॉइंट क्रिएट करके थोड़े से कर्व को एक तरीके से खींच देता है। आप देख पा रहे होंगे ये एंकर पॉइंट भी ऐड कर रहा है और इसको धीरे से करेंगे तो खींच भी रहा है वो मेरे पाथ को। देन नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास स्मज टूल। स्मज टूल का काम है एक तरीके से ये पाथ को लिक्विफाई करके मूव कर देगा और उसके साथ साथ में फिल उसमें फिल होता चला जाएगा। जो फिल कलर है मेरा उसमें ऐड होता चला जाएगा। एक तरीके से इसको लिक्विफाई तरीके से, ये एक तरीके से लिक्विफाई तरीके से हमारी पाथ को मूव कर रहा है। उसके साथ साथ में हमारा फिल ऐसे काम कर रहा है जैसे कि किसी एक ये हमारे ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि किसी एक, ये हमारे साथ हमारे ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे एक सॉफ्ट सी शेप के अंदर हमने कुछ लिक्विड फिल कर रखा हो। तो देखिएगा जैसे मैं इसको जिधर भी मूव करूँगा ये उधर की तरफ मतलब लिक्विड ऐड कर देगा ऑब्जेक्ट को। तो इससे हम इस टाइप की शेप क्रिएट कर सकते हैं। जगह जगह पर जहाँ पर मुझे हमें यूज करना होगा हम इसका यूज कर लेंगे। यानी यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल और क्रिएट किया है। उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ रफ हैंड। तो रफ हैंड टूल का काम है, यहाँ से मैं इसका थोड़ा डायमीटर बढ़ा दूँगा। ये डायमीटर मैंने मतलब इंक्रीज कर दिया, इसका डायमीटर मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया 0.5 से मैंने इसको 2 कर दिया, 2 इंच कर दिया। देन मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। उसके बाद मैंने इसमें मेरे ऑब्जेक्ट में कलर फिल किया ब्लू। देन उसके बाद मैं इसको रफ हैंड टूल अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पाथ को रफ कर रहा है एक तरीके से। स्ट्रेट पाथ में एंकर पॉइंट ऐड कर करके उसकी शेप को डिफॉर्म कर रहा है।
तो इस टाइप की शेप मुझे क्रिएट करनी होंगी, जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। टूल्स यहाँ पर मल्टीपल्स हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल और क्रिएट किया। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये क्रॉप टूल है, नाइफ टूल है। क्रॉप टूल का काम है क्रॉप करना। देन नाइफ टूल का काम है किसी भी पाथ को कट करना वहाँ से। इसलिए यहाँ पर अभी देखेंगे तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड करके इसको कट कर दिया है। ये देखिए, ये शेप टूल की शॉर्टकट की होती है F10। शेप टूल की शॉर्टकट की होती है F10 में F10 प्रेस किया मैंने और इसको मैं ये देखिए इसने ब्रेक कर दिया मेरे ऑब्जेक्ट को नाइफ टूल में। तो ये पाथ को ब्रेक करने के लिए, कट करने के लिए, पाथ को, किसी भी पाथ को कट करने के लिए मैं नाइफ टूल का यूज कर सकता हूँ। देन मुझे मिलता है वर्चुअल सेगमेंट। देन मुझे मिलता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ये मैंने सेलेक्ट किया, मैंने अपने ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर दिया ब्लू। मैंने अपने ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर दिया ब्लू। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा, ये क्लिक करते ही पूरे सेगमेंट को उड़ा दे रहा है। तो इसका काम है मतलब सेगमेंट को डिलीट कर देना। दो एंकर पॉइंट से, मल्टीपल एंकर पॉइंट्स के बीच में एक शेप पाथ होगा तो उस पाथ के सेगमेंट को ये डिलीट कर देगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। दैन इसके बाद हमें जूम टूल मिलेगा। जूम टूल से मैं इधर मतलब अप करूँगा तो जूम आउट हो, जूम इन होगा। इसके बाद मुझे मिलता है जूम टूल। जूम टूल से मैं सिंपल क्लिक से इसको ड्रैग करूँगा तो जूम इन होगा और राइट क्लिक से इसको ड्रैग करूँगा तो जूम आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद मिलेंगे फ्री हैंड टूल वगैरह मुझे ड्राइंग के। फिर उसके बाद मुझे ड्राइंग के टूल मिलेंगे। मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया और मैं चलता हूँ शेप टूल में। तो यहाँ पर मुझे फ्री हैंड टूल मिल गया। फ्री हैंड टूल से मैं फ्री हैंड, जैसे नॉर्मली हम पेन से हम, यहाँ पर मुझे मिला है देन मुझे मिलते हैं यहाँ पर ड्राइंग के लिए टूल। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला टूल मिलेगा मुझे फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल से मैं जैसे नॉर्मली हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं उसी तरह से हम फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली पेंसिल यूज करते हैं तो हम माउस के क्लिक को होल्ड करके, जहाँ तक हम माउस के क्लिक करते हुए और माउस को मूव करेंगे उसके साथ साथ में ये ड्रॉ होता चला जाएगा। लेकिन क्लिक छोड़ने के बाद में जो आपने गलती से कॉर्नर्स वगैरह ऐड हो गए होंगे उन सबको ये स्मूथ कर देता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, इसको यूज करते हैं तो ये थोड़े से। तो यहाँ पर मुझे मिलता है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल जैसे नॉर्मली हम पेन से ड्रॉ करते हैं तो पेन से ड्रॉ कर, तो यहाँ पर मुझे मिलता है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल से हम जैसे नॉर्मली पेंसिल से ड्रॉ करते हैं ऑन पेपर तो उसकी तरह इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा हाथ ठीक है ड्राइंग में तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं।
आगे चलते हैं। इसके बाद 2 पॉइंट लाइन मिलती है। ये 2 पॉइंट लाइन मतलब सिंगल 2 एंकर पॉइंट्स वाली लाइन होगी। ये कंटिन्यू नहीं रहेगी। यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करना शुरू करूँगा इस नोट से, तो ये दूसरी लाइन बनाएगा, ना कि इसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू करे। देन इसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर विजर टूल। विजर टूल से हम देन उसके बाद मुझे मिलता है विजर टूल। विजर टूल से मैं सिंपली शेप्स को क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि हम बाकी पेन टूल यूज करते हैं। तो ये पेन टूल। देन मुझे मिलता है विजर टूल। विजर टूल से मैं नॉर्मली जैसे कि बाकी पेन टूल से मैं देन इसके बाद मुझे मिलता है विजर टूल। विजर टूल को मैं सिंपल एक क्लिक करके दूसरा क्लिक करूँगा तो वहाँ तक सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा। और मैं अगर माउस का क्लिक होल्ड रखूँगा तो मैं उसको कर्व में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे मेरे माउस का मूवमेंट हो रहा है वैसे वैसे ही ये कर्व में कन्वर्ट हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है कर्व का। तो वैसे ही मैं इसको कर सकता हूँ। इसके बाद में मुझे पेन टूल मिलता है। पेन टूल का काम है, इसके बाद मुझे पेन टूल मिलता है और पेन टूल एग्जैक्ट विजर टूल की तरह ही काम करेगा। सिंपल क्लिक के साथ में इसको मैं यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मिलता है मुझे बी स्प्लाइन टूल। बी स्प्लाइन टूल का काम है, जैसे मैंने एक लाइन क्रिएट की उसके बाद ये अपने आप कर्व में कन्वर्ट होगा। मैंने जहाँ क्लिक कर दिया वहाँ को ये मिडल पॉइंट मानकर उसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं हम एंगुलर फॉर्म में। इससे हम कभी भी कॉर्नर क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हम करना भी चाहें तो कॉर्नर ये क्रिएट कर ही नहीं सकता। ये देखिएगा, मैंने स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ क्लिक किया लेकिन इसका सेगमेंट दिखा रहा है, लाइन की डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये कर्व में नहीं जा रहा है, लेकिन जो पाथ का सेगमेंट आ रहा है, पाथ मेरा कर्व में क्रिएट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये रेक्टेंगल नहीं बन पा रहा है। ये देखिएगा, इसने ओवल बनाया रेक्टेंगल का, क्योंकि ये कर्व क्रिएट ही करता है। इससे मैं कॉर्नर क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। देन इसके बाद मुझे पॉली लाइन मिलता है। पॉली लाइन मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद सिंपली मैं इससे स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें मैं कर्व नहीं डाल सकता हूँ। अगर मैं कर्व से क्रिएट करूँगा तो ये मल्टीपल एंकर पॉइंट्स क्रिएट कर देगा। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा 3 पॉइंट कर्व टूल। 3 पॉइंट कर्व टूल बनाने के लिए मैंने एक पॉइंट यहाँ, एक क्लिक यहाँ पर किया। देन इसके बाद मैंने दूसरा क्लिक किया है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक एंकर पॉइंट कर्व बना के मुझे उसके मिडल में या जहाँ भी मैं जिस भी डायरेक्शन में जिस भी पोजीशन पे रखना चाह रहा हूँ उस पोजीशन की तरफ ये मूव करता रहेगा और ये कर्व में क्रिएट करेगा, ना कि ये मेरा कॉर्नर बनाएगा।
तो इसके साथ में ये ड्राइंग टूल होते हैं ख़त्म। इसके बाद आता है मेरा, इसके साथ में ड्राइंग टूल ख़त्म होते हैं ख़त्म, इसके साथ में होते हैं ड्राइंग टूल ख़त्म। उसके बाद मेरा आता है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया एक तरीके से फोटोशॉप में जैसे ब्रशेज होते हैं उसकी तरह ही ये काम करेगा। इसको जैसे कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, ड्रॉ किया है, नॉर्मली फ्री हैंड में इसको मूव कर पा रहा हूँ जैसे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैंने सेट कर रखा होगा उस टाइप की मेरी ब्रश की स्ट्रोक क्रिएट करके दे रहा है। मैं यहाँ से प्रॉपर्टी बार से इसको स्विच भी कर सकता हूँ। अभी जैसे मल्टीपल शेप्स आ रहे हैं, मल्टीपल टाइप के आ रहे हैं, तो मैं उनको मूव करने के लिए चेंज करके रख रहा हूँ। देखिएगा चेंज हो पा रहा है। देन इसके बाद आता है लाइव स्केच टूल। मैं लाइव स्केच टूल से नॉर्मली जैसे पेंसिल ड्रॉ करते हैं तो इसकी तरह मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। एक तरीके से पेंसिल का ही दूसरा ऑल्टरनेट है ये, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं अपने काम में। इसके बाद में मुझे मिलेगा स्मार्ट ड्राइंग टूल। तो स्मार्ट ड्राइंग टूल भी ये पेंसिल की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन स्मार्ट ड्राइंग टूल का काम है जैसे, इसके बाद मुझे मिलता है स्मार्ट ड्राइंग टूल। स्मार्ट ड्राइंग टूल को मैं यूज़ कर सकता हूँ जैसे बेसिक शेप्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे बेसिक शेप, जैसे मैं बेसिक शेप का एक आइडिया दे रहा हूँ इसको, लेकिन ये क्रिएट कर दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रायंगल क्रिएट किया और इसने मुझे ट्रायंगल की शेप क्रिएट करके दे दी एग्जैक्ट बिल्कुल जैसे ही मैंने क्रिएट किया था। अगर मैं चाहूँ इससे रेक्टेंगल ड्रॉ करना तो ये देखिएगा मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मुझे रेक्टेंगल दे देगा। इसने रेक्टेंगल बनाकर मुझे दे दिया। थोड़ा सा गड़बड़ करता है, कॉर्नर वगैरह पर अगर गलती हो जाए तो उसको गड़बड़ करता है, लेकिन बना के दे देता है एग्जैक्ट। तो चलिए इनको हटाते हैं हम। तो चलिए इन दोनों शेप को हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम अपना कैनवस खाली करते हैं थोड़ा सा। दैन इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर बेसिक शेप टूल आ जाती है। इसके बाद हमारे पास मिल जाती है बेसिक शेप टूल्स। बेसिक शेप टूल में हमें रेक्टेंगल मिलेगा सबसे पहले। रेक्टेंगल के बाद में हमें मिलेगा 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अगर 3 पॉइंट रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से मैनुअली हम विड्थ के साथ, मतलब इसकी हाइट और विड्थ हम मैनुअली मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब हैंड टू हैंड। इसके बाद हमें मिलता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। इसके बाद हमें मिलता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल से हम फ्री हैंड रेक्टेंगल को मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल से हम फ्री हैंड रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग करके। देन मुझे मिलता है यहाँ पर इलिप्स टूल। इसके बाद में इलिप्स मतलब सर्किल, तो ये सर्कुलर शेप क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये मैंने ड्रैग किया, ये सर्किल बन गया है। इसको मैं मल्टीपल ड्राइंग्स में यूज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है, या इससे ही मैं मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा, मॉडिफाई कर करके, कन्वर्ट टू कर्व करके, कर्व से फिर एंकर पॉइंट्स को मॉडिफाई करके मैं इसका यूज कर इसको मॉडिफाई करके मैं इसको मल्टीपल ड्राइंग्स में यूज कर सकता हूँ। देन इसके बाद आता है 3 पॉइंट एलिप्स टूल। मैंने जहाँ तक क्लिक किया, यहाँ पर ड्रैग किया एक शेप को, देन इसके बाद ये वहीं से मैंने एक डायमीटर की लाइन, मैंने एक XYZ किसी भी डायमीटर की एक लाइन क्रिएट की, देन मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद में ये वहीं से मुझे एक सर्किल बनाकर दे देगा।
उसी डायमीटर का। देन मुझे मिलेगा बेसिक शेप। देन मुझे एक और बेसिक शेप टूल्स देन मुझे एक और बेसिक शेप्स का यहाँ पर देन टूल बार में मुझे एक और बेसिक शेप टूल का कॉम्बिनेशन यहाँ मिलेगा। यहाँ पर मुझे मिलता है पॉलीगन। पॉलीगन ये हो गया कि यहाँ पर पेंटागन आएगा। पेंटागन है, इसमें मैं कॉर्नर यहाँ पर सेट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। इसको मैं 9 कर सकता हूँ, 8 कर सकता हूँ, 7 कर सकता हूँ, 6 कर सकता हूँ। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इनको मॉडिफाई कर सकता हूँ। देन इसके बाद स्टार मिलेगा। स्टार यहाँ पर 5 कॉर्नर वाला ही होगा। उसके बाद मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, जितने भी मैं कॉर्नर इसमें लगाना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ, उतने कॉर्नर मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे मुझे 8 कॉर्नर का स्टार चाहिए, मुझे 4 कॉर्नर का स्टार चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। ये डायमंड बन गया। देन उसके बाद मुझे मिलता है स्पाइरल टूल। ये स्पाइरल टाइप की शेप्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ स्पाइरल टूल से। देन इसके बाद मिलेगा कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स में यहाँ पर कुछ ये इस टाइप का रेक्टेंगल मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ से स्विच करेंगे तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल शेप्स देखने को मिलेंगी। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ट्रायंगल हो गया, सिलेंडर हो गया, ये कंटूर शेप आ गया। और बाकी के कुछ इमोजीज मिल जाते हैं, कुछ आइकन्स मिल जाते हैं जो हमारे वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर मिलते हैं। तो इस टाइप के हम शेप्स यूज करना चाहें तो हम इन टूल्स से कर सकते हैं। इसके बाद आता है इम्पैक्ट टूल। इस टाइप के हम बैकग्राउंड में कोई इफेक्ट देना है तो इस टाइप के हम बैकग्राउंड इफेक्ट्स दे सकते हैं। फ्लायर टाइप के क्रिएट करने हो तो हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद मुझे ग्राफ पेपर मिलता है। ग्राफ पेपर मुझे क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से ग्राफ पेपर क्रिएट कर सकता हूँ। ग्राफ पेपर के मुझे हाइट एंड विड्थ, इसके जो ग्रिड है, ग्रिड को भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये आ गया यहाँ पर। जैसे मुझे यहाँ पर कॉलम चाहिए, मुझे यहाँ पर जैसे रो चाहिए, 9 रो चाहिए, और मुझे यहाँ पर 9 ही कॉलम चाहिए। देन मैं दोबारा से क्रिएट करूँगा तो ये 9x9 का ग्राफ क्रिएट होगा। ये देखिए। तो जितने रो और कॉलम मैं यहाँ पर इनपुट कर दूंगा उतने रो कॉलम ही दोबारा क्रिएट करेंगे तो हमें मिलेंगे। देन इसके बाद हमें मिलता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से सिंपल हम कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। टेक्स्ट टूल से हम देन इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से हम कोई भी टेक्स्ट अपने ग्राफिक में, अपने आर्टबोर्ड पर हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस में चलेंगे तो टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करके कैसे कैसे हम इसकी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं वो भी हम करेंगे। देन अभी के लिए इतना ही इसको यूज करते हैं कि ये टेक्स्ट को मतलब हमारे टेक्स्ट को अभी के लिए हम इतना ही यूज करते हैं कि टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं अपने कैनवस पर, अपनी ड्राइंग में। देन इसके बाद हमें मेजरमेंट के टूल मिल जाएंगे। यहाँ पर पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायमेंशन टूल है, रेगुलर डायमेंशन।
इसके बाद हमें डायमेंशन के टूल मिल जाएंगे, ये मेजरमेंट के काम आते हैं, जैसे पैरेलल डायमेंशन है डायमेंशन। इसके बाद हमें मेजरमेंट के थोड़े से टूल मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम कोई फ्लोर प्लान क्रिएट कर रहे हैं इसमें, या कुछ भी XYZ प्रिंट के लिए कोई बना के दे रहे हैं कि इतने बाई इतने का, उसमें मेंशन कर रहे हैं कि इंचेज में किसी भी एंड। इसके बाद मुझे डायमेंशन टूल मिलता है। इस डायमेंशन टूल से मैं ऐड कर सकता हूँ कि अपने ग्राफिक में मेरे ग्राफिक की इसकी आर्टबोर्ड की जो फाइल का है वो साइज कितना है, जैसे 8.53 आ गया, ये थोड़ा सा अप डाउन में ड्रॉ हो गया, उसके लिए 8.5 0.3 चला गया एक्स्ट्रा। डायमेंशन टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी डायमेंशन टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की हम हाइट एंड विड्थ या एंगल कुछ भी हम मेज़र कर सकते हैं इससे। जैसे 11 मेरी विड्थ थी तो 11 इंचेज इसमें विड्थ दिखा दिया है यहाँ पर, जैसे ही मैंने ड्रैग किया है इस एज से इस एज तक, तो इसने 11 इंचेज यहाँ पर मेंशन करके मुझे दे दिया। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कई सारे मुझे एंगुलर मिल जाएगा, सेगमेंट डायमेंशन मिल जाएगा, 2 लैग का अलाउट मिल जाएगा, एंगुलर डायमेंशन मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डायमेंशंस मुझे मिल जाएंगे। दैन इसके बाद कनेक्टर टूल है, ये कनेक्टर क्रिएट करने के लिए हम काम यूज कर सकते हैं इनको। सिंपली कुछ नहीं है, कोई भी शेप क्रिएट करनी है कुछ भी, ये कनेक्टर टूल है, कनेक्टर हम क्रिएट कर। इसके बाद हमें कनेक्टर टूल मिलते हैं, कनेक्टर क्रिएट करने के लिए हम इनको ऐड कर सकते हैं, कनेक्टर्स बनाने के लिए हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से P में से कोई कनेक्ट करना है तो मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और जैसे कि इसके बारे में मुझे कोई डिस्क्राइब करना है तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। इसको मैंने हटाया। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद में हमें मिल जाते हैं थोड़े से एडवांस के ड्राइंग टूल, जैसे मैं अभी यहाँ पर अप्लाई क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, इस रेक्टेंगल को मैं देना चाह रहा हूँ ड्रॉप शैडो हो जाए, तो ड्रॉप शैडो ये क्रिएट कर देगा। ये देखिए मेरे ऑब्जेक्ट में ब्लैक कलर की ड्रॉप शैडो आ गई है। बाकी मैं इसका कलर जैसा करना चाहूँ ड्रॉप शैडो का अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता हूँ। देखिए रेड कलर की ड्रॉप शैडो आ गई है, तो रेड कलर की ही मेरे रेड कलर के ऑब्जेक्ट की मैं चाह रहा हूँ कि रेड कलर की ड्रॉप शैडो आए, तो मैंने रेड कलर सेट कर दिया तो रेड कलर ही आ गया है। इसको ड्रॉप शैडो को मैं अनडू करता हूँ। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है कंटूर टूल। कंटूर टूल का काम है, ये देखिए किसी एक शेप के अंदर दूसरी शेप क्रिएट कर देता है, वो फिल को कन्वर्ट कर देता है एक तरीके से स्ट्रोक में। ये प्रॉपर्टी बार में कुछ स्विचेज मिल जाएंगे मुझे किस टाइप का ये प्रॉपर्टी बार में कुछ स्विचेज मिल जाएंगे मुझे किस टाइप का मुझे कंटूर चाहिए। ये यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं, तो स्विच कर करके हम देख सकते हैं। ये आउटर है, ये इनर है, और ये टू सेंटर है। ये आउटर है, ये इनर है, और ये सेंटर है। देन इसको किया मैंने डिलीट रेक्टेंगल को। देन मैंने दूसरा रेक्टेंगल क्रिएट किया यहाँ पर, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पर। नेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पर क्या मिलता है, हमें मिलता है ब्लेंड। बहुत कमाल का टूल है बैकग्राउंड में क्रिएट करने के लिए, नेट टाइप की शेप्स क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ। लेट्स क्रिएट अ शेप विद द, चलिए अभी हम एक शेप बनाते हैं पेन टूल से। पेन टूल मैंने यहाँ पर लिया वीजर टूल। वीजर टूल से जैसे कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर एक आउटलाइन, एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ।
एक लाइन का सेगमेंट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। एक लाइन का सेगमेंट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। लाइन सेगमेंट मैंने क्रिएट करने के बाद में इस लाइन को कलर दे दिया मैंने ब्लू कलर देने के बाद में मैंने इसको 0.5 की विड्थ दे दी, मतलब स्ट्रोक का साइज दे दिया। देन मैं इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ। देन मैं कंट्रोल डी करके इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद में मैं जाता हूँ यहाँ पर दो शेप्स के बीच में ये ब्लेंड होता है। ब्लेंड अप्लाई करने के लिए एक तरीके से हमने पहली शेप पर क्लिक किया, देन दूसरी शेप तक मैं ड्रैग करूँगा, देन ब्लेंड का इफेक्ट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा मुझे। अभी ये क्रिएट हो गया। अभी मैं इससे तरह तरह की शेप्स क्रिएट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग जैसा मुझे चाहिए। ये देखिए इसका कमाल। इस एक का मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, तो देखिए कलर ब्लेंड होता हुआ। इस एक शेप का मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, तो ये देखिए कलर ब्लेंड होता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ये देखिएगा रोटेट करने के साथ साथ में इससे बहुत सारे डिज़ाइंस हम क्रिएट करते हैं। इस टाइप के डिज़ाइंस हमें क्रिएट करने हों बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में यूज करने के लिए, लोगों में यूज करने के लिए तो हम ब्लेंड का यूज करते हैं। इसको हम इधर मूव कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मिलता है हमें डिस्टॉर्ट। तो डिस्टॉर्ट का काम है ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देना। ये देखिए, अगर मैं इसको सेंटर से अप्लाई करूं तो देखिए इस तरह की शेप हम डिस्टॉर्ट से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चंद शेप इस तरह की शेप हम डिस्टॉर्ट से क्रिएट कर सकते हैं सिंपल क्लिक में। उसके बाद मिलता है मुझे अनब्लफ टूल। अनब्लफ टूल से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। देखिएगा एक सेकंड में मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं मतलब कैसे भी मूव कर सकता हूँ लिक्विड आइकॉन में, मतलब कर्व क्रिएट कर देगा ये देखिए स्ट्रेट लाइन को कर्व क्रिएट कर देगा बीच में बिना एंकर पॉइंट को ऐड किए। देन इसके बाद मुझे मिलेगा एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल का काम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर देना, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर दो डायमेंशंस होती हैं एक्स और वाई। ये क्या करता है, ये जेड को ऐड कर देता है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर दो एक्सिस हैं। एक एक्सिस रही मेरी जो वर्टिकल एक्सिस है, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर वाई। इसको मैंने डुप्लीकेट किया। ये है मेरी एक्स एक्सिस। दो ही एक्सिस होती हैं वैसे नॉर्मली 2D में देखा जाए तो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर वहीं पर हमारा 3D आ जाता है, जिसको हम डेप्थ ऐड हो जाती है, वहीं पर हमारा 3D आ जाता है, तो 3D में वहीं पर हमारा 3D आता है तो 3D में जेड एक्सिस ऐड हो जाती है, जिससे हम वहीं हमारा 3D आता है तो 3D में जेड एक्सिस ऐड हो जाती है, जिससे हम डेप्थ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे ये y हो गया, वर्टिकली y, हॉरिजॉन्टली x, एंड जो डेप्थ जाएगी वो डेप्थ जाएगी जेड एक्सिस। इसीलिए हम 2D 3D में फ़र्क पता कर पाते हैं, क्योंकि 2D में होता है ओनली x और y। ये वाली जो पोजीशन है, मतलब ये वाली जो एक्सिस है, ये एक्सिस 2D में नहीं होगी। x और y मतलब दो डायमेंशन है, दो डायमेंशन मतलब 2D। और यहाँ पर जहाँ पर हमारी z एक्सिस ऐड हो जाए
मतलब डेप्थ ऐड हो जाए, वहाँ पर हो जाता है 3D। मतलब ये थर्ड डायमेंशन हमारी ऐड हो चुकी है उसमें। इसको करते हैं हम डिलीट। मैंने इसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद हमें मिलते हैं फिर ट्रांसपेरेंसी के टूल। मैंने रेक्टेंगल यहाँ पर अप्लाई किया, रेक्टेंगल क्रिएट किया। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद में मैंने क्लिक किया यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी टूल पर। ट्रांसपेरेंसी टूल क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर ड्रैग करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। देन मैं इसको ड्रैग करके अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी के हैंडल को, और इसकी विड्थ वगैरह को भी मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, मतलब कितने विड्थ में ये ट्रांसपेरेंट हो। फिर इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है तो भी हम इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एंगल चेंज हम इससे हम एंगल चेंज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी का। ये सेलेक्टर हमें मिलता है कि ये ट्रांसपेरेंसी की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को मॉडिफाई करेगा। देन मैंने इसको डिलीट किया। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं एक और रेक्टेंगल। एक और रेक्टेंगल के बाद में हमें मिलते हैं कलर फिल टूल। सिंपल कलर आईड्रॉपर है, आईड्रॉपर का काम है। मैंने यहाँ से कलर पिक किया, ये पेंट बकेट आ गया। पेंट बकेट मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, कलर फिल हो गया। सिंपल सा काम है। एंड दूसरा आता है एट्रीब्यूट आईड्रॉपर। एट्रीब्यूट आईड्रॉपर मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो ये एग्जैक्ट एट्रीब्यूट्स भी पेस्ट कर देता है। उसके बाद कलर फिल टूल मिलेंगे मुझे। कलर फिल टूल यूज करने के लिए जैसे इंटरैक्टिव फिल है, इंटरैक्टिव फिल टूल का काम है। बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स में ये ग्रेडियंट के नाम से मिलता है। यहाँ पर हम इसको इंटरैक्टिव टूल के नाम से देख पाते हैं। सिंपल ट्रांसपेरेंसी वाले की तरह हम इसका भी हैंडल मूव करके एंगल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में स्मार्ट फिल टूल मिलेगा। स्मार्ट फिल टूल का काम है कि किसी भी सिंपल एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल पार्टीशंस में हम शेप को बिना अलग अलग किए मल्टीपल कलर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें मैश फिल मिलता है। मैश फिल किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मैश में कन्वर्ट करके उसके कलर को मैश के अकॉर्डिंग मूव कर देगा। ये हम जब एडवांस में चलेंगे तब एडवांस में ग्रेडियंट मैश का ऑप्शन आएगा, हम उसमें पढ़ेंगे इसको डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही। तो आगे और अभी थोड़ा इंटरफेस के बारे में और जान लेते हैं। हमारा टूल बार ये हो गया। यहाँ पर रिसेंटली कलर यूज्ड मिल जाएंगे, जो भी मैंने रिसेंट में कलर यूज किए हैं। इसके नीचे मुझे पेजेस के नाम मिल जाएंगे, पेज 1 पेज 2। अगर मैंने मल्टीपल पेज यहाँ पर मान लीजिए मैंने कि एक पेज और ऐड किया, पेज 1 था, पेज 2 मेरा ऐड हो गया, तो मेरा पेज 2 ये हो गया और मैं यहाँ से स्विच भी कर सकता हूँ। दैन इधर ही चलते हैं। तो इधर चलने के बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने बता ही दिया था, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं और कुछ प्रॉपर्टी मुझे यहाँ प्रॉपर्टी बार में मिलती है। दैन इसके बाद हमें मिलता है इधर कि मुझे कौन से पैनल, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी पैनल क्लिक कर रखा है और मैं उसको ऑब्जेक्ट पैनल या कोई तरह तरह के मैंने इस पेज पर इतनी सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने ऐड कर रखे हैं, तो ये शो कर रहा है सबको। देन इसके साइड में मुझे मिलेगा कलर पैलेट्स। कलर पैलेट्स का काम है हम कलर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पर हम कलर पैलेट से सेलेक्ट करते हैं। इसको इधर स्क्रॉल करेंगे,
इसको इधर ड्रॉप लेफ्ट करेंगे तो ड्रॉप लेफ्ट करने के बाद में मुझे मल्टीपल स्ट्रेचेज यहाँ पर मिल जाएंगे। कलर फिल करने के लिए आपको बता देता हूँ, इसमें अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करने पर मेरा स्ट्रोक कलर फिल होता है। अगर मैं नॉर्मल क्लिक करता हूँ तो नॉर्मल क्लिक करने के बाद में मेरा ऑब्जेक्ट फिल कलर अप्लाई होता है। तो ये था आज का कोरल के लिए इंट्रोडक्शन। तो ये था कोरल का बेसिक्स। इससे बाद में हम कोरल के साथ एक्सपेरिमेंट करते चलेंगे। तो ये था कोरल का बेसिक्स, इंटरफेस एंड टूल्स के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम कोरल को एडवांस तक चलेंगे। तो ये था कोरल का बेसिक, इंटरफेस एंड टूल बार एंड ये था कोरल का बेसिक यूजर इंटरफेस एंड टूल बार्स के बारे में। देन इसके बाद में हम चलेंगे एडवांस कोरल के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये था कोरल का बेसिक। इसके बाद में हम एडवांस कोरल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।